हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हमने चैप्टर किया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने बहुत सारी चीजें एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करी थी। अब उनको फर्दर थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। अब पहुंचते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे और अब देखते हैं कि एटम किस चीज से बना हुआ है, एटम के अंदर ऐसा क्या है। ठीक है। और बहुत सारे जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या थ्योरी प्रेडिक्ट की वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, चलिए सबसे पहले ओके देखिए, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई भी मैटर है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है दे आर एटम। ठीक है, और मॉलिक्यूल के भी बारे में पढ़ा था कि कुछ जो, जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें, है ना, तो वो एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो दो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए तो ये मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, यहाँ पे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, बिस्किट्स की फॉर्म में है। यहाँ पे गोल्ड फॉयल है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड के एटम्स है। ठीक है, ओके अब देखिए, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट का एटम, ये डिफर कहाँ से है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है उनमें। कि जो एटम्स हैं, ठीक है, वो इनडिविजिबल हैं ऐसा हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला ये जो एटम है ये इनडिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए, अगर एक कॉम्ब की बात करें और ड्राई हेयर्स की बात करें, ड्राई हेयर की, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम कॉम्ब को ड्राई हेयर में फ्लो करवाएं तो उससे क्या होगा, ये जो कॉम्ब है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएगी देन इट इज एबल टू अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम एक ग्लास रॉड को रब करें सिल्क क्लोथ के साथ, ठीक है, और उसके बाद इसी रॉड को किसी इन्फ्लेटेड बैलून के पास लेके आए तो क्या ये ग्लास रॉड बैलून को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लोथ के साथ रब किया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रॉड थी ये तो चार्ज्ड होगी ड्यू टू रबिंग, है ना, और ये जो बैलून था ये, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया था, इट इज न्यूट्रल, अनचार्ज्ड, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये अट्रैक्ट क्यों करेगी, इसमें भी एटम थे, इसमें भी एटम है ना, तो फिर फर्क कहाँ पड़ा, क्यों अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हमने क्या किया, दो मटेरियल्स को जब आपस में रब किया, ठीक है, उससे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गए। ठीक है, और जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो चार्ज है वो आया कहाँ से। हम कह रहे हैं कि वहां पे हमें अनचार्ज्ड बॉडी थी, फिर चार्ज्ड बॉडी हो गई, है ना, तो ये जो चार्ज है वो आया कहाँ से ये देख रहे हैं हम। ठीक है, कि ये जो चार्ज है वो कहाँ से आया, ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें। तो देखिए विद इन द एटम प्रेजेंट इन दी कॉम एंड ग्लास रॉड। अब ये चार्ज कहाँ से आया था, देखिए हमने कॉम को रब किया था हेयर्स के साथ,
है ना, तो वहां से चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क क्लोथ के साथ, सिल्क क्लोथ से चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा कहाँ पे, ग्लास रॉड में। ठीक है, these simple experiments tell us some charged particle are present in the atom of a matter। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो चार्ज है वो प्रेजेंट है किसमें, एटम के अंदर, है ना। एटम मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। ठीक है, ओके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल हैं। ठीक है, वो क्या है, डिविजिबल हैं, मतलब इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में सारा समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ओके। देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट एट दैट टाइम उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वाइल रिवीलिंग दी चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम इज नॉट सिंपल indivisible particle but contained least one subatomic particle। तो 1900 में ऐसा माना जाता था कि जो एटम है वो डिविजिबल है ना, और एटलीस्ट उसमें वन सब एटॉमिक पार्टिकल है ना। बाकियों की बात नहीं कर रहे हम, अभी सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं जे जे थॉमसन की। तो जे जे थॉमसन वाज ए ग्रेट फिजिस्ट। ठीक है, ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, जे जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कुछ ऐसा दिखते थे जे जे थॉमसन सर। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या किया था, देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, कि मतलब ऐसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, चलिए तो उन्होंने क्या किया देखिए जरा, जे जे थॉमसन ने, ध्यान से सुनिए इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे ग्लास ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जिसका नाम है कैथोड। ठीक है, कैथोड मतलब कि जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, इस वजह से इट इज कॉल्ड कैथोड। और दूसरे एंड पे हमने क्या यूज किया, एक एनोड मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसको कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। यहाँ पे एक खास बात कि यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई करी गई वो बहुत ज्यादा अमाउंट की थी, हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया। अब वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया, वैक्यूम पंप करता क्या है, वैक्यूम पंप सारी एयर को बाहर की तरफ खींचता है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ देखिए जरा, इस चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई। ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट की वोल्टेज सप्लाई करी गई और इस चैम्बर में से सारी की सारी एयर को बाहर निकाल दिया गया। मतलब कि यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होने से क्या हुआ, यहाँ पे जो लो प्रेशर है बिटवीन एयर पार्टिकल वो मेंटेन हुआ। एक और चीज यहाँ पे, अब देखिए जैसे ही सेटअप को ऑन किया गया, ठीक है, उससे क्या हुआ कि यहाँ से कैथोड रेस मतलब कि कैथोड रेस मतलब कि नेगेटिवली चार्ज रेस पॉजिटिव की तरफ जाती हुई दिखाई दी।
ठीक है, और यहाँ पे ग्लोइंग ग्रीन कलर हमें दिखाई दिया, दो जो कि इंडिकेट कर रहा था कि कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं उस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, ओके। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू ए गैस एट वेरी लो pressure in a discharge tube, right? The streams of minute particle were given out by cathode, ठीक है, negatively electrode. The streams of particle are called cathode rays. ये जो नेगेटिव की तरफ से रेज निकल रही थी, इन्हीं को क्या बोला गया? कैथोड रेज। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हीं स्ट्रीम्स को बोला गया नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, दैट वाज डन बाय जे थॉमसन। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इन कैथोड रेज की। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, वो हम अभी बात कर चुके हैं। ये जो कैथोड रेज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके बाद कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड कास्ट शार्प शेडो। ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी और ये शेडो भी क्रिएट कर रही थी अपनी। ठीक है, कैथोड रे शो डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसको समझिए जरा, अगर ऐसे कैथोड रेज जा रही थी, है ना, कैथोड रेज क्या थी? नेगेटिवली चार्ज थी, है ना, तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे सेटअप कर दें, है ना, तो ये जो रेज है ये क्या करेंगी? ये यहाँ से इस तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, क्यों डिफ्लेक्ट होंगी? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दे विल अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर ऐसा होता कि यहां से रेज जा रही हैं और यहाँ पे हम एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते तो क्या होता? ये रिपेल होने लगती, ये दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती, थोड़ा सा रिपल्शन क्रिएट करने वाली थी। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों में डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, उसके बाद दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल प्लेट्स। अब थिन मेटल प्लेट्स जैसे अभी हमने गोल्ड फॉइल देखी थी, है ना, तो वो थिन मेटल प्लेट है, तो उनको पेनिट्रेट करके आगे निकल सकती है। कौन? कैथोड रेज। दे कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो जब जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज ट्रेवल करेंगी तब तक वो हीट जरूर प्रोड्यूस करेंगी, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे ट्रेवल। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्चार्ज ट्यूब की बात करी थी, है ना, तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था? यहाँ पे एक एसिड डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें क्या थे? एयर पार्टिकल थे, जहां से हमने क्या किया? वैक्यूम लगा रखा था, है ना। अब यहाँ पे जो भी एयर के मॉलिक्यूल थे, है ना, वो आयोनाइज हो गए। आयोनाइज मतलब कि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग अलग हो गया। ठीक है, मतलब तोड़ दिया गैस के पार्टिकल को। ठीक है, तो ये जो जिस गैस से पास करती हैं उसको आयोनाइज कर देती है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड एंड गैस यूज इन वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और ना ही किस तरह की गैस यूज कर रहे हैं हम चैम्बर में, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देखिए जरा। ठीक है, मास की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है फिजिक्स में कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सबसे कम है। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻31। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें इस हिसाब से, ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1 डिवाइडेड बाय 1840 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जितना हाइड्रोजन एटम का मास है ना, उसको क्या करें? 1 डिवाइडेड बाय 1840 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये होगा क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज so small that it is considered to be
निग्लिजिबल। मैंने बोला था ना कि सबसे छोटा जो मास जो हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चार्ज की बात करते हैं, है ना। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। तो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
हो, ठीक है। मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना चार्ज बनेगा ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, देखिए द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 -1, ठीक है। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो -1 होता है, ठीक है। चलिए कैथोड रेज की हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैनल रेज, प्रोटॉन एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, कि वो जे थॉमसन ने उनके बारे में बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो आपने अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, आप +1 या +2 क्लास में इसको और डिटेल में जाके पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपने इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है। अभी तक देखिए जरा, हम क्या क्या फाइंड कर चुके हैं। हम कह चुके हैं कि एटम था, एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर। एटम के अंदर एटलीस्ट वन सब अटोमिक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन निकल के आया था, ठीक है। अब हम दूसरे सब अटोमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, the existence of proton in an atom was shown by गोल्डस्टीन, ठीक है। जो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था, ठीक है। अच्छा, गोल्डस्टीन ने भी कुछ उसी तरह का सेटअप रेडी किया था, ठीक है, जैसा कि हमने कैथोड रेज के टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। तो गोल्डस्टीन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर taken in a discharge tube. Streams of heavy particle were given out by the positive electrodes. The stream particle are called एनोड रेस। देखिए इस सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, देखिए जरा, यहाँ पे एनोड वाला इलेक्ट्रोड है हमारे पास, और यहाँ पे कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मतलब एनोड वाला पॉजिटिव, कैथोड वाला नेगेटिव, और कैथोड वाले के बीच में कुछ होल्स कर दिए गए हैं, ठीक है, होल्स कर दिए गए। अब होल क्यों किए गए थे, क्या रीजन था, उनका देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इस चैम्बर में क्या किया गया है, गैस है जो कि लो प्रेशर पे है, ठीक है। वही इसमें वैक्यूम निकाला गया है, सारा कुछ वही। ओके, जैसे हम इस सेटअप को रेडी करते हैं, है ना, तो गोल्डस्टीन ने क्या देखा कि यहाँ एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से पास करके होल्स से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे ट्यूब के लास्ट में यहाँ पे वो ग्लो कर रहे हैं रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर में वहां पे वो ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो जाती थी वो कैथोड रेज, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी कुछ चार्ज पार्टिकल जा रही है, जिनको नाम दिया गया कैनल रेज या प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर का ग्लो हमें दिखाई दिया, उसी से ये अनुमान लगाया गया कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। तो एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल,
ठीक है। द मास एंड चार्ज ऑफ एनोड रेज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ठीक है, कि किस तरह की गैस यहाँ पे यूज करी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। ओके, सबसे पहले देयर आर टू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन आर इट्स मास एंड चार्ज। अब इसके पास भी मास है, इसके पास भी चार्ज है, ठीक है। देखिए द प्रोटॉन इज एक्चुअली ए हाइड्रोजन एटम। जो प्रोटॉन होता है बेसिकली इट इज ए हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर 1 था उसका, है ना, तो उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि बेसिकली जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन एटम है, लेकिन उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, ठीक है, विच हैज लॉस्ट एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब है तो हाइड्रोजन, है ना, लेकिन उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। हाइड्रोजन ऐसे होता था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट, ठीक है। चार्ज, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो प्रोटॉन के ऊपर कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, लेकिन ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। होपफुली यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बात करते हैं, एक जे थॉमसन सर ने एक न्यू मॉडल प्रिडिक्ट किया था कि जो एटम है, अब उनको ये तो पता चल गया था कि एक प्रोटॉन भी है एक इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों चार्ज वाले पार्टिकल है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का कुछ ना कुछ मास है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का थोड़ा सा ज्यादा है ना। अब उसने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, एक मॉडल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, इन सभी को रिलेट करके, ठीक है। तो क्या था इस मॉडल में, देखिए जरा। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रेडिक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, मॉडल को वाटरमेलन की तरह प्रेजेंट किया, है ना। वाटरमेलन की तरह कैसे, जे थॉमसन ने ये बोला कि जो एटम है इट इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के दो पार्ट होते हैं, एक तो यहाँ पे सीड्स होते हैं, है ना, और दूसरा ये रेड पार्ट होता है जो हम खाते हैं, है ना। तो उसने क्या बोला कि ये जो रेड पार्ट है, ज्यादा वाला रेड पार्ट ही होता है, उसको क्या कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो सीड्स थे, है ना, बीज, उनको क्या कंसिडर किया, नेगेटिव चार्ज। तो जे थॉमसन ने एटम को वाटरमेलन की तरह प्रेजेंट किया कि उसमें जो रेड कलर है वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, और जो सीड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, देखिए जरा, सारा बाकी पॉजिटिव, बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। An atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded on it. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ऊपर चिपकाए हुए, जैसे इस तरह से चिपकाए नहीं हुए, मतलब दे आर बिल्ड इन इट। The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. अब ये भी बोला गया कि जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज, रेड वाला पार्ट और ये सीड्स, है ना, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला रेड वाला, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये भी बोला गया कि दोनों के ऊपर चार्ज सेम सेम है, तो दे आर, सॉरी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। एटम एज ए होल मतलब इकट्ठा न्यूट्रल है ना, वो क्या है, न्यूट्रल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एंड इट्स ड्रॉबैक। चलिए, जो रदरफोर्ड थे उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, ठीक है, 1908 में। ही वॉज फेमस फॉर हिज वर्क
on radioactivity and discovery of nucleus of an atom within the gold foil experiment। ठीक है, चलिए अब देखिए, जे थॉमसन के बाद जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रिडिक्ट किया है ना, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं भी अपना मॉडल प्रिडिक्ट करूं, है ना, तो सारे के सारे एक दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एट दैट टाइम। ठीक है, अब ये जो रदरफोर्ड था, है ना, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, गोल्ड फॉयल के साथ, और अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, क्या मॉडल था देखिए जरा। अच्छा, Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं, दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या है, जिसके पास 2 यूनिट मास है, सॉरी 4 यूनिट मास है और 2 यूनिट क्या है, चार्ज है। ठीक है, बेसिकली जो हीलियम होता है उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब देखिए, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था, एक बात यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने ये जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ये रदरफोर्ड ने खुद नहीं किया था, उनके दो जूनियर थे, मतलब जो उनके अंडर रिसर्च कर रहे थे, गीगर एंड मार्स्टन, उनके 2 स्टूडेंट थे, उनके द्वारा परफॉर्म किया गया, लेकिन नाम रदरफोर्ड का ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक गोल्ड फॉयल यूज किया गया है। अब ये जो गोल्ड फॉयल यूज किया गया है ये बहुत ही ज्यादा थिन है, इतनी थिन नहीं है कि जो हम घर में यूज कर रहे हैं एज ए रोटी के लिए, रोटी रैप यूज करते हैं ना, उतनी थिक नहीं, सॉरी उतनी थिन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा थिन है। कितनी थिन है, 10⁻⁻⁷मीटर, है ना। अब गोल्ड की एक क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, दैट्स वाई गोल्ड फॉइल को यहाँ पे पिक किया गया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा था, गोल्ड फॉइल से पास किया, आगे निकल गया, और पार्टिकल आया, आगे निकल गया, ठीक है, एक और पार्टिकल आगे निकल गया, फिर एक पार्टिकल इस तरफ आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब यहाँ से, और फिर एक पार्टिकल गया, वो डिफ्लेक्ट बैक हो गया, है ना। अब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है, वो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पास करके आगे निकल गए, है ना, कुछ एक डिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ स्मॉल एंगल के साथ और कुछ ज्यादा एंगल के साथ, है ना। तो चलिए इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला वो देखते हैं। देखिए, मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल शीट, दिस शोज दैट part of which the positively charged alpha particle turns back is very small। चलिए यहाँ से समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस ले ली हैं, ठीक है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रेट आगे निकल गए, ठीक है। जैसे ये गोल्ड फॉयल का एटम है यहाँ पे, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे ही पास हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो इससे एक ये थ्योरी भी प्रेडिक्ट हो रही थी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम का बीच वाला ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल आए, पास करके निकल गए, मेजोरिटी, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल थ्रू स्मॉल एंगल, हमने बात करी थी ना। देखिए, यहाँ पे स्मॉल एंगल के साथ कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, ओके। 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर्स टू बी रीबाउंड। अब 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, रीबाउंड वापस आया, ठीक है, ओके। तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो लार्ज एंगल के साथ स्कैटर्ड हुए,
कुछ स्मॉल एंगल के साथ स्कैटर्ड हुए, और कुछ 12,000 में से एक वो ऐसे वापस आ गया। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे हमने बात करी थी, दो पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, रदरफोर्ड के बारे में कुछ समझ आया? ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। उसने ये बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास करके आगे निकल गए, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ स्पेस बिटवीन दी एटम इज एम्प्टी। दूसरा, कुछ जो 12,000 में से एक पार्टिकल वो क्या हुआ, रीबाउंड होके वापिस आया, है ना। वो क्यों आया, इसका मतलब कि सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ गए, यहां से रिपल्शन हुई, ये बैक आ गया। ठीक है, ये वापस आ गया। तो यहां से ये भी पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सेंटर पे लोकेटेड है ना। और एटम का जो सारा मास है वो भी इसी सेंटर पे लोकेटेड है। ठीक है, कुछ जो स्मॉल एंगल्स हैं उनके साथ डिफ्लेक्ट हुए, वो भी पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा था और ये सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां से आ रहा था, यहां पे रिपल्शन हुई तो पार्टिकल ऐसे मुड़ गए, कुछ पार्टिकल ऐसे नीचे से ऐसे मुड़ गए। ठीक है, तो वो भी सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहे थे। और जो इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो साइड में है। ठीक है, और यहाँ पे जे थॉमसन की थ्योरी थोड़ी सी गलत प्रूव होगी, जिसने जैसे उसने बोला था कि एटम के अंदर मेजोरिटी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। ऐसा तो दिख ही नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल वापिस आ जाते। ठीक है, चलिए, अब जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी ड्रॉबैक क्या थी। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड ने कुछ एक पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है, देखिए जरा क्या थे। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। स्टेबिलिटी मतलब कि एटम अब है, थोड़ी देर में है या नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा मैंने क्यों बोला, अभी पता चल जाएगा। देखिए, any particle in a circular orbit would undergo acceleration। ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फिजिक्स पे थोड़ा सा फोकस करिए, है ना, वो लगातार चेंज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल, अगर ऐसे घूम रहे हैं पार्टिकल, है ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगी। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। अब रदरफोर्ड कह रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और उसके पास एक्सेलरेशन है तो इट विल रेडिएट एनर्जी। ठीक है, ओके, thus the resolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। अब देखिए जरा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ऐसे, अब उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी, है ना, जैसे जैसे वो घूम रहा था, तो एनर्जी रिलीज करता जा रहा था। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, यहीं सेंटर पे। सेंटर पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। देखियो जरा ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था जो किया कर रहा था, एनर्जी को रेडिएट कर रहा था। तो करते करते उसका ऑर्बिट कम होता गया और फाइनली वो कहाँ आके गिरा, पॉजिटिव चार्ज के बीच में। अब ऐसा अगर हुआ होता तो एटम तो पहले से ही छोटा सा पिद्दू सा था हमारा, तो उसका साइज तो और छोटा 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 होके खत्म ही हो जाना था। इस तरह से एटम भी खत्म हो जाता, और अगर एटम खत्म होता तो मैटर खत्म हो जाता, है ना। तो यहां से ये थ्योरी पे सवाल उठने लगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि अनस्टेबल है पार्टिकल। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। उससे पहले एक और छोटी सी चीज, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड overcome the objection against Rutherford,
मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर, नील बोहर क्या था, एक ग्रेट साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने क्या किया, एक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किया एटम के अंदर इन 1913, ठीक है। अब क्या था वो सेटअप, देखते हैं। अब देखिए, ये नील बोर थे 1855 से लेके 1962 तक, ठीक है। अच्छा, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। देखिए, नोबेल प्राइज उनको मिलता है जो अपने फील्ड में कुछ परफेक्शन के साथ करते हैं। नील बोहर के बाद मुझे नहीं लगता किसी ने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, ठीक है। नील बोहर के बाद किसी ने भी स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने स्ट्रक्चर जो अपना प्रेजेंट किया था वो कब किया था, 1922 में। क्या था उनका मॉडल, देखिए जरा, नील बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब नील बोहर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने स्टेबिलिटी की बात तो करनी ही करनी है, जो कि रदरफोर्ड के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन आई थी, ठीक है। तो नील बोहर गिव एन न्यू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इन 1913, ठीक है। क्या था, देखिए जरा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है नील बोहर का मॉडल ये, ठीक है। तो देखिए, क्या था नील बोहर का मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली सर्टेन ऑर्बिट, ठीक है। ऐसा बोला गया कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, कुछ एक खास ऑर्बिट में मूव करेंगे, और वो खास ऑर्बिट क्या होंगे वो बड़ी क्लासेस में पता चलेगा कि उनकी एंगुलर मोमेंटम ये होने NH/2 पाई होनी चाहिए, ऐसे करके। वो अभी नहीं आपको पढ़ना, अभी सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर एक ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे, कुछ सर्टन ऑर्बिट्स में ही मूव करेंगे, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जो सबसे बड़ा फॉल्ट था रदरफोर्ड में, कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ना, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर से वही प्रॉब्लम, घूमते घूमते ऑर्बिट कम होता जाएगा, एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। अब एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, किसके द्वारा, बोहर के द्वारा, ठीक है। वैसे जो चार्डविक हैं उन्होंने भी न्यूट्रॉन के बारे में बात करी थी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे उनके बारे में भी, ठीक है। तो एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 तरह के पार्टिकल से मिलके बना है एटम। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, P+ साइन, ऐसे, ठीक है, ओके। और जो न्यूट्रॉन है उनके पास चार्ज नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल है। और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो होते कहाँ पे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना सेंटर में, वहीं पे होते हैं। उसके बाद, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर located in small nucleus at the center of the atom due to presence of proton, nucleus is positively charged, ठीक है, वही बात अभी बता दी मैंने आपको। The electrons revolve rapidly around the nucleus in a fixed circular orbit called level and shells. These energy levels or shells are presented in 2 ways, either by number 1 2 3 4 5 6 और बाय लेटर KLMNOP, ठीक है। क्या बोला गया, देखिए जरा, यहाँ पे ये बोला गया कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज में क्या है, प्रोटॉन है, और साथ में क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन है और साथ में न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल,
ये सेकेंड एनर्जी लेवल, या शेल्स की फॉर्म में बोला जाएगा ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है। इनको रिप्रेजेंट करेंगे बाय नंबर से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बढ़ते जाएंगे, या कैपिटल लेटर से, जैसे ये के शेल, उसके बाद एल शेल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से। ठीक है। दे आर लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। अब हर जो ऑर्बिट है ना, उसकी एक लिमिट है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, बियॉन्ड दैट इट कांट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहे हैं कि हर एक जो ऑर्बिट है उसकी एक लिमिट है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड कर सकता है ना, उसके अलावा नहीं कर, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी accommodated in any energy level of an atom is given by 2n स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमने बात करी थी ना कि कोई जो ऑर्बिट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम, वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखिए n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। अगर फर्स्ट शेल है, ठीक है, अगर फर्स्ट शेल है, ध्यान से सुनिए जरा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये फर्स्ट शेल हमारा, उसके बाद ये सेकंड शेल। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे n क्या है, 2 है। तो फर्स्ट मतलब के शेल के लिए क्या होगा फॉर्मूला हमारा, 2 इंटू 1 की पावर 2 मतलब 2। सो दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है कौन, फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि के शेल। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो गया, 8। तो जो सेकंड ऑर्बिट है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और उसी तरह से जो एम शेल है वो कितना, 18। उसके बाद जो एन शेल है वो कितना, 32। देखिए जरा, के शेल में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में कितने हैं, 8। इस तरह से रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे इस तरह से। बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे। और इसी तरह से एन ऑर्बिट में कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं कि इतने ही रिवॉल्व करेंगे, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन एवरी शेल। अब हर एक शेल में मतलब हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2n की पावर 2 से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि के लिए हमारे पास 2 आए थे, दूसरा हमारा था एल के लिए 8 आए थे, ठीक है, एम के लिए 18 आए थे, इस हिसाब से, है ना। तो देखो जरा, यहाँ पे भी वही लिखा है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये वाला सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखिए जरा क्या क्या यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट तो आपको क्लियर है। चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ये पॉइंट नहीं पढ़ा तो बहुत सारी गलतियां होंगी while writing configuration. The maximum number of electron that can be accommodated in the outermost shell या outermost orbit is कितना, 8। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8। क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्बिट में, है ना, किसी भी एटम के ऑर्बिट में जो लास्ट नंबर होगा ना, लास्ट ऑर्बिट होगा, उसमें
ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, क्या लिखा है देखिए जरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लिख रहे थे 32 आ रहे हैं, 18 आ सकते हैं, है ना। तो इनको प्रैक्टिस करके अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, जब तक इंटरनल शेल मतलब नीचे वाला शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, तब तक बाहर वाले शेल की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर में हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाएगा। कौन सा ऑर्बिट, देखिए हमने कौन कौन से ऑर्बिट लिखे थे, के एल एम एन, ये वाले ऑर्बिट लिखे थे। के ऑर्बिट ऐसा समझ लो कि के वाला बॉक्स जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, के वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, और एल में 8, एम में 18, और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करें, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था कि लोअर ऑर्बिट से फिलिंग करनी स्टार्ट करनी है ना। तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक ही ऑर्बिट है हमारे पास, कौन सा, के, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, लेकिन प्रेजेंटली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हम यहाँ पे 1 फिल कर देंगे, दैट्स इट। ये हो जाएगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम की बात करते हैं। ठीक है, अब हीलियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 2। ठीक है, हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, जितना जैसे एटॉमिक नंबर है ना उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते जाओ। ओके, अब देखिए जरा, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना। कहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है, के से स्टार्ट करना है, तो 2 फिल हो सकते हैं के में, 2 हमारे पास प्रेजेंट हैं, हमने फिल कर दिए। ठीक है, तो ये बन गई हीलियम गैस। ठीक है, और हीलियम क्या है, एक स्टेबल एलिमेंट है। उसके बाद लिथियम की बात करते हैं, देखिए जरा, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। कैसे फिल करना है, के वाले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, बचे कितने, एक बचा, एक कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट वाले शेल में। नेक्स्ट शेल कौन सा था, एल, उसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये के शेल हो गया और ये आपका हो गया एल शेल। क्लियर ये बात। इसी तरह से बेरिलियम की बात करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे कैसे फिल करेंगे, पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरे में भी 2 आ जाएंगे, चाहिए सॉरी जगह तो 8 की है वैसे। ठीक है, हमने कैसे कर लिए, 2 2 लिख दिए। ठीक है, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया बोरोन। बोरोन के केस में 2 3, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। पहले वाले ऑर्बिट में कितने फिल करेंगे, जैसे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बॉक्स पड़े हैं के एल एम एन, है ना, तो पहला बॉक्स फिल करो, कितने थे हमारे पास 5, 2 यहाँ पे फिल कर दिए, कितने बचे 3, वो आगे वाले में फिल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद कार्बन। अब कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कैसे फिल करेंगे, 2 पहले ऑर्बिट में कर देंगे और 4 नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो देखिए जरा, 2 हमने के शेल में कर दिए। ठीक है, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे, 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम फिल करते जाएंगे। नाइट्रोजन के केस में 2 आ जाएंगे के ऑर्बिट में, और एल में कितने आ जाएंगे,
5। ऑक्सीजन के केस में हमारे पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसको छोड़ दिया तो मतलब चैप्टर ही छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट वाले ऑर्बिट में फिल कर देंगे, बाकी जो 7 बचे नेक्स्ट वाले में हो जाएंगे। हमारे पास यही वाला मॉडल था KLMN, ठीक है। 2 8 18 32। ठीक है, ऐसे फिल कर सकते थे हम। चलिए उसके बाद नियॉन। अब देखिए नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा ना। देखिए जरा, ये वाला 2 आ गए यहाँ पे, और बचे कितने? 8। 8 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये वाला भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। जब कोई एलिमेंट का लास्ट वाला ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे हमने पहले किया था हीलियम के केस में, है ना। हीलियम का स्ट्रक्चर कैसे आया था? यहाँ पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, और फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट था वो कंप्लीटली फिल्ड था, वो भी स्टेबल था। अब इसका इसका तो है ही एक ऑर्बिट था। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? ये के है, ये एल है। तो एल ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये भी क्या है? एक स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट है। सोडियम, इसका आ जाएगा 281, ठीक है, क्योंकि एल में 8 ही फिल हो सकते थे, है ना, वो हमने कर दिए। और उसके बाद जो बचा वो नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। यहां तक आप बड़े इजीली कर लोगे, ठीक है, जो आपको अभी समझाया है। आर्गन, ठीक है, यहां तक आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ 18 तक आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 19 एटॉमिक नंबर की, वो होता है पोटाशियम। उसको के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। एल में कितने आएंगे? 8, है ना। बचे कितने फिर? 9 बचे। और 9 क्या हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या एक और ऑप्शन है हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं 2881। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन सही है? जहां तक अभी हमने पढ़ा है ना, मेजोरिटी आप में से यही बोलेंगे कि ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखिए जरा, हमने अभी लास्ट स्लाइड में बोला था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो कहाँ। देखिए ये वाली स्लाइड पे था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाइए, हम कहाँ पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पोटाशियम की, ठीक है। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर था 19। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या आ जाएगी? 2881, ठीक है, ये 19 हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले में, उसमें भी 8, ठीक है। और लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से पोटाशियम का बनना था। इसी तरह से एक और आता है कैल्शियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। तो इस तरह के पोटाशियम और कैल्शियम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गलती होती है तो ये पेपर में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम के केस में क्या हो जाएगा? सिंपली यहाँ पे लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो बनेगा 2882, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। देखिए, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था चार्डविक, ठीक है। उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। और उसका जो मास होता है वो नियरली इक्वल्स टू होता है किसके, प्रोटॉन के, ठीक है। और उस चार्ज पार्टिकल का, सॉरी, उस पार्टी सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी में होता है। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n. The mass of atom is therefore given by sum of masses of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो एटम का जो होल मास होता है, इट इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों से ही मिलके क्या बनेगा, मास बनेगा। न्यूट्रॉन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए जरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, ये P वाला प्रोटॉन है और N क्या है, न्यूट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रेजेंट होते हैं एटम में। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, अभी बात कर चुके हैं। द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 यूनिट। चार्ज, चार्ज नहीं होता इसके पास, ठीक है। पहले एक एटॉमिक नंबर भी है, उसके बारे में भी पता करते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर है, इसको हम Z सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Z सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर के बारे में हम पता करें, एटॉमिक नंबर क्या है, आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में कितने प्रोटॉन है, 1 है ना, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। सोडियम, सोडियम के केस में प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई एंड हेंस दे आर सेम एटॉमिक नंबर। क्या मतलब हुआ, देखिए जरा, यहाँ पे सपोज करिए मेरे पास एक गोल्ड है, एक मैटर है, मैटर का पीस है, इसका नाम है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, है ना। तो हर एक एटम में क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं मेरे, वो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी वो सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी सेम होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मतलब कि हर एक जो एटम होगा इनसाइड ए पर्टिकुलर एलिमेंट, वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं हो सकते जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता किसी का, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट का पता चलता है। जैसे अभी मैंने लिखा था एटॉमिक नंबर 11, वो किसका है, सोडियम का। 17 की बात करें, किसका है, क्लोरीन का, ठीक है। चलिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, 6, और उसको Z6 के साथ हम डिनोट करेंगे। चलिए अब आते हैं मास नंबर पे। अब मास नंबर क्या है, देखिए जरा, मास ऑफ एनी एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, सारा का सारा मास वही लोकेटेड होता है, और मास ये किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है।
तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ कार्बन इज 12 U, है ना, 12 यूनिट मास है कार्बन का, ठीक है। तो उसमें से 6 यूनिट किसके होंगे, प्रोटॉन के होंगे, और जो 6 यूनिट होंगे वो किसके होंगे, न्यूट्रॉन के होंगे। ये मिलके कितना बना, 12 यूनिट बना, ठीक है। एटॉमिक या सॉरी मास नंबर को ए साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 27, तो उसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, 13 यूनिट, और 14 यूनिट क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब मास नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ए सिंबल के साथ था, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट के अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ मास नंबर और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z के साथ डिनोट करते थे, मास नंबर को A के साथ। तो जैसे कोई एलिमेंट है यहाँ पे X, कोई भी हो सकता है, H भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ A मतलब कि मास नंबर और नीचे की तरफ Z मतलब कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका मास नंबर कितना है, 14। रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी हम बात कर चुके हैं कि जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड, देखिए क्या दे रखा है हमें, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। हमें एटॉमिक नंबर पता करना है। एटॉमिक नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जेड नंबर, जेड के साथ, जेड लेटर के साथ। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज 23 सॉरी हैज मास नंबर 23 एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। ध्यान से सुनिए जरा, हमने फॉर्मूला किया था कि जो ए है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। अब हमें क्या दे रखा है, देखो जरा, मास नंबर दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, कितने हैं, 23, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 12, ठीक है। तो यहां से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको उस तरफ शिफ्ट करो, पी को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ गया, 23 माइनस 12, ये कितना आ गया, 11 आ गया हमारे पास। अब प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। अच्छा मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो वो उसका एटॉमिक नंबर। तो इसमें 11 प्रोटॉन है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस हिसाब से करना है, ऐसे कर लो, या यहाँ पे लिखा है कि मास नंबर इज इक्वल टू किसके होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। एटॉमिक नंबर की जगह पे आपको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से। हीलियम एटम हैज atomic mass of 4 unit, 2 protons in its nucleus, how many neutron does it have, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है कि एटॉमिक मास, मास नंबर दे रखा है कितना है, 4 दे रखा है मास नंबर, यही फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। मास नंबर दे रखा है 4 और प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, प्रोटॉन 2 रखे हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? चलिए देखिए जरा, आइसोटोप्स, यहां पे देखिए जरा, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ऐसा कैसे हो सकता है अभी, है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। और मास नंबर क्या है? 1 है। मास नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता था, ऐसे होता था। ओके, अच्छा, अब अगर इसके पास मास नंबर हो 2, ठीक है, और यहां पे मास हो इसका 3, देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट हो गया, है ना। ऐसा होने से इस एलिमेंट का नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, अब ये नाम क्या बन जाएंगे इनके, देखिए जरा, देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट ये था हमारे पास कि एक यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था। ठीक है, मतलब कि मास नंबर भी 1 था, एटॉमिक नंबर भी 1 था। ठीक है, दूसरे में क्या था? मास नंबर 2 था, है ना, और एटॉमिक नंबर 1 था। तीसरे में मास नंबर 3 था और एटॉमिक नंबर क्या था? 1 था। ठीक है, अब देखिए जरा फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाला केस ये वाला, जहां पे एक हाइड्रोजन, सॉरी, जहां पे क्या था, एक एटॉमिक नंबर था, एक मास नंबर था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटियम बोलेंगे, प्रोटियम। ठीक है, उसमें एक प्रोटॉन था, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था। ठीक है, दूसरे केस में जब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी कि या मास नंबर डबल हो गया था, तो वहां पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, उसकी वजह से ये हो गया था। तीसरे केस पे आ जाइए, अच्छा इसको दूसरे केस को क्या बोलेंगे? ड्यूट्रियम। ठीक है, तीसरे केस में ट्रीटियम, जिसका मास नंबर क्या था? 3 था। ठीक है, तो मास नंबर 3 मतलब एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बना? ट्रीटियम बना। अब देखिए, वो जो हमने अभी 3 आइसोटोप्स करे थे हाइड्रोजन के, ठीक है, पहला था प्रोटियम, प्रोटियम कुछ इस तरह का है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ड्यूट्रियम था, ड्यूट्रियम में क्या था? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका भी मास था 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, 2 हो गया, तो इसी वजह से 2 यूनिट एटॉमिक मास था। अब यहाँ पे आ जाइए ट्रीटियम में, ट्रीटियम में दो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो तीनों का मास हो गया, सॉरी दोनों का मास हो गया कितना? 3, तो 3 यूनिट इसका मास है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए इसी तरह से कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, तो आइसोटोप समझ आ गए ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, कार्बन, अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, और मास नंबर कितना है? 12 है। तो मास नंबर 12 है तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। इसी तरह से एक कार्बन है, ठीक है, जिसका मास नंबर है 14। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे इस हिसाब से। इसी तरह से क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35, मास नंबर कितना है? 17, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18। सिंपल। क्लोरीन जिसका मास नंबर है 37, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 17, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20 होंगे। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन आइसोटोप इज डिफरेंट।
ठीक है, ये जो आइसोटोप बन रहे हैं ये न्यूट्रॉन की वजह से ही बन रहे हैं, कि अगर एक एलिमेंट न्यूट्रॉन कम है दूसरे में ज्यादा है तो वो आइसोटोप बन जाएगा, और ज्यादा है तो उस आइसोटोप बन जाएगा वो भी। ठीक है, तो आइसोटोप जो है वो न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर दी सेम। अब हर एक जो यहाँ पे हमने आइसोटोप्स की बात करी थी, जैसे ड्यूटोरियम था, ट्रीटियम था, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होगी, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम था। चलिए, आइसोटोप एंड देयर एप्लीकेशन। अब एक और आइसोटोप है वो भी देख लीजिए पहले, नियॉन। ठीक है, इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब 10 10 10, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, 20 21 22। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये वाले इन पे डिपेंड करेगा। डो नॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे करेंगी। प्रोटॉन पे करेंगी तो मतलब जो एटॉमिक नंबर है उस पे करेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक खास बात एक और करते हैं। देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ना, देखिए दो तरह का क्लोरीन है। एक है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35, और एक और क्लोरीन है जिसका मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 37। अच्छा, इसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है, 70%। इसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है, 25%। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करें, किसका एटॉमिक मास कंसिडर करें, ठीक है, या मास नंबर किसका कंसिडर करें। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, इन दोनों मासेस का क्या कर लिया, मीन कर लिया। मीन करने के बाद जो हमारा एवरेज मास आया वो कितना आया, 35.5 यूनिट। ठीक है, तो इसको एवरेज किया गया है। ठीक है, तो एवरेज मास इज 35.5 यूनिट क्लोरीन के लिए। अब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे। आइसोटोप्स क्या हैं, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो उन्हीं कुछ आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं। यूरेनियम, ठीक है, U-235 इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये जो यूरेनियम है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस के साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का एक आइसोटोप है I-131 विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर क्या होता है, गॉइटर एक डिसीज होता है जिसमें जो हमारा नेक है वो स्वेल कर जाता है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ आयोडीन, या आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो जाता है। ठीक है, तो I-131 इज यूज्ड टू ट्रीट गॉइटर। Radioactive isotopes are used in industry to detect leakage in the underground oil pipeline, वाटर पाइपलाइन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर देयर इज लीकेज ऑफ गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आइसोबार। ठीक है, अब ये आइसोबार क्या है, आइसोटोप समझ आ गया है ना। आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, ओके। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखिए जरा, लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। पहले क्या हो रहा था, देखो आइसोबार में, जैसे कोई एलिमेंट था यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे ए मतलब मास नंबर, और नीचे हम करते थे जेड को इंडिकेट। ठीक है, आइसोबार में क्या था, ये जेड जो थे वो सेम थे, है ना, ये डिफरेंट थे।
अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोबार। जैसे आर्गन की बात करें तो आर्गन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 22, और मास नंबर कितना हो गया, 40। ठीक है, मतलब आर्गन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे फिर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर कितना हो गया, 14, 40 सॉरी। इसी तरह से जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, और मास नंबर कितना हो गया, 40। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, फर्क कहाँ पड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें सेम सेम है, इसमें डिफरेंट है, इसी की वजह से आइसोबार बन गए। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, कैसा लगा चैप्टर आपको, बहुत इजी है, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। जो भी आपको डाउट लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, मैं श्योरली उसको क्लैरिफाई करूंगा आपके लिए। थैंक यू।